आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। मैं आपसे बता दूं कि मैंने कल आप लोगों को ये जो पेपर करवा रहा हूँ, ये पेपर है आपका 5 नवंबर 2020 का। 5 नवंबर 2020 का पेपर है। पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। 1 से लेकर हम लोगों ने 19 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट बी है ये आप लोगों का। और आज का ये पहला प्रश्न है। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, आपको मैच करना है। फील्ड थ्योरी आप जानते हैं। फील्ड थ्योरी जो है ये दिया गया है कर्ट लेविन के द्वारा। इसको बोला जाता है क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत। क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत आपको बता दूं, इसमें 3 पदों को परिभाषित किया गया है। कितने पद हैं? 3 पद है। एक पद का नाम आता है अभिप्रेरणा, दूसरा पद आता है समग्रता, तीसरा पद आता है अनुभूति। अनुभूति आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, सभी लोग, ठीक है। बात करें इसी में जो है कॉग्निटिव थ्योरी आता है। कर्ट लेविन के ही अंतर्गत कॉग्निटिव थ्योरी भी आता है। और जब इसने कॉग्निटिव थ्योरी की बात किया तो इसने कहा कि किसी प्राणी के व्यवहार को जानने के लिए व्यवहार को निम्न भागों में तोड़ा जा सकता है। इसने कहा कि भाई पहले हम शारीरिक रूप से भी समझेंगे, फिर मानसिक रूप से समझेंगे, फिर आत्मिक रूप से समझेंगे। आत्मिक, ये 3 तरीके से इसने समझाया व्यवहार को कर्ट लेविन ने जब आंतरिक व्यक्तिगत परिस्थितियों की बात करने लगा तो उसने कहा कि मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में प्राणी की इच्छा, रुचि, क्षमता, योग्यता, मनोवृत्ति आदि आती है। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण की जब बात करता है तो कहता है कि सामाजिक और भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनता है ये। तो इसने एक बात कही थी कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। ये बात कहने वाला कोई विद्वान अगर है तो वो कर्ट लेविन है। कर्ट लेविन है। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल बताया तो उसने रिलेट करवाया था कुछ सूत्र को, व्यवहार सूत्र को। इसने सूत्र दिया था B = F ब्रैकेट में E/P। B जो था बिहेवियर को था, रिलेट किया था व्यवहार के बारे में। F जो था फंक्शन को रिलेट किया था, यानी कार्य को। और जो E था बेसिकली वो आपका इन्वायरमेंटल को रिलेट किया था। P जो था पर्सनालिटी को रिलेट किया था। तो ये बात कर्ट लेविन ने बताया था। कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसने कहा कि द्वंद्व भी देखने को मिलता है। द्वंद्व 3 टाइप का मिलता है। उसने कहा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है, अप्रोच और अवॉइडेंस जिसको आप बोलते हो उपागम परिहार द्वंद्व, और परिहार द्वंद्व देखने को मिलता है। ये भी बात बोला था। इसी फील्ड थ्योरी के कई नाम हैं। आपको मैं अगर बता दूं तो आप ध्यान सुनिए। लक्ष्य का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया, इसी का नाम है। अधिगम का तरल रूप सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। सदिश सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। सही दिशा का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। समूह गतिकी का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। व्यवहार गति का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। ठीक है। गत्यात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। समूह गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। याद रखिएगा सभी लोग, ये वर्ष 1917 में लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। सामाजिक एक्सचेंज सिद्धांत है। जिसको हम लोग विनिमय का सिद्धांत बोलते हैं। जॉर्ज होमस का नाम आता है 1958 में आता है। सामाजिक सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं, मनोसामाजिक है ये। मन सामाजिक सिद्धांत की बात करते हैं अगर हम लोग तो एरिक एरिक्सन का नाम आता है 1950 में। आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट की बात अगर हम लोग करते हैं, लुईस कोजर का नाम आता है जो 19वीं शताब्दी में देखने को मिला था। तो आप मैच कर लीजिए इससे आपको सीधा सा पता चल जाएगा कौन किससे मैच हो रहा है। 2 1 3 4 ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए शायद कोई ज्वाइन हो रहा है। आई थिंक 1 मिनट में उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये बड़ी दिक्कत की बात होती है कि बच्चे जो होते हैं ना लेट आते हैं। कितना एफर्ट करूँ मैं? आगे बढ़िए। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 आपके सामने कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या आप कहेंगे गुणात्मक अध्ययन केस अध्ययन के द्वारा किया जाता है? क्या आपको कहना हाँ ये सर। उचित रहेगा? गुणात्मक अध्ययन केस अध्ययन द्वारा किया जाता है। सही है सर। कैसे सही है बताओ, एक्सप्लेन। सर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर होगा ना, तो उसकी पूरी केस स्टडी करेंगे, तो उसमें गुणात्मक पक्षों को तो हम एनालिसिस करेंगे ना। गुणात्मक अध्ययन केस अध्ययन द्वारा किया जाता है। केस अध्ययन द्वारा। अच्छा जी, स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक्चुअली मैं यहाँ पे शेयर कर रखा हूँ। स्क्रीन आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है? बड़ा थोड़ा सा जूम कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि जूम शायद नहीं है। आप जूम कर लीजिए सभी लोग। देखिए आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही नहीं है। तो गुणात्मक अध्ययन केस अध्ययन द्वारा किया जाता है, ये बात सही, क्योंकि हर एक व्यक्ति का गुणों की बात होती है। क्योंकि गुणात्मक में क्या होता है, व्यवहार की बात होती है। तो जाहिर सी बात है आपका गुणात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो है केस अध्ययन शामिल हो जाएगा। परिमाणात्मक अध्ययन सर्वेक्षण विधि द्वारा किया जाता है क्या? हाँ सर। परिमाणात्मक अध्ययन, परिमाणात्मक अध्ययन अंतर्गत में सर्वेक्षण विधि आती है, ये भी सही रहेगा। क्या प्रश्नावली विधि में साक्षात्कार कराया जाता है? नहीं नहीं, यही अच्छा, गलत है। कैसे? प्रश्नावली विधि प्रश्नावली में तो द्वितीय आंकड़े का है, फिर साक्षात्कार तो प्राथमिक प्रणाली हो गई। यहाँ पे प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली की बातें नहीं हो रही है। हाँ, जो प्रश्नावली होती है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, तो उसमें साक्षात्कार की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तो वो उसे फिल करके उसे वापस कर देते हैं। इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही है, मतलब यही होगा, सी। सी होगा सर्वेक्षण डायरेक्ट नहीं होता। जी जी, अपने विचारों को प्रकट करें। कोई बोल रहा था भाई, चुप हो गए। चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ फिर। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए सभी लोग। साक्षात्कार के माध्यम से ऐसे पूछा गया कि प्रश्नावली विधि में साक्षात्कार कराया जाता है। देखिए, साक्षात्कार में प्रश्नावली विधि कराया जाता है, ना कि प्रश्नावली विधि में साक्षात्कार कराया जाता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ सर। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम बात करें, साक्षात्कार यहाँ पे जो बोल दिया, प्रश्नावली विधि भी बोल दिया, तो यहाँ पर इसने इंडिकेट नहीं किया कि निराक्षर लोग हैं या साक्षर लोग हैं। आप ही की बात कर लेते हैं, दोनों की बात कर ली इसने दोनों की बात कर ली। जो कि अगर हम बात करें साक्षर लोगों के लिए, तो साक्षर लोगों के लिए ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे लिखना तो चाहिए उसको किसके। अगर साक्षर लोगों की बात करता है ठीक है, लेकिन निराक्षर के लिए तो अनुसूची बात करती है, अनुसूची बात करती है। परंतु इस वजह से यहाँ पे ये प्रश्न आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यादृच्छिक प्रतिचयन के माध्यम से समिष्ट के प्रत्येक इकाई, जो समिष्ट है 100 लोग हैं, प्रत्येक इकाई 10 लोगों को निकाला, प्रतिदर्श में प्रतिचयन का एक समान संभावना बनी रहती है। बात सही है? सही है सर। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। प्रश्न नहीं सही था यहाँ पे, सी वाला। आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। अपराधियों की परिवीक्षा की अनुमति कौन देता है? आप देखिएगा, न्यायालय। तो मैं आपको अगर यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग, कि आपने न्यायालय को तो दे दिया, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि लागूकर्ता कोर्ट है ये। भाई जाहिर सी बात है, अपराधियों की परिवीक्षा की अनुमति कौन देता है? कोर्ट ही देता है। पैरोल करता है प्रतिज्ञा मंडल के बारे में। प्रतिज्ञा मंडल वगैरह नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे न्यायालय को लगाएं, क्योंकि प्रोबेशन एक मतलब परिवीक्षा जो होते हैं वो एक अपराधी की सजा का निलंबन है, और एक अधिकारी को देख रेख में अच्छे व्यवहार को शामिल करते हुए उन्हें समुदाय में रहने की अनुमति देता है। पैरोल क्या करता है? सजा की समाप्ति से पहले ही रिहाई की सजा की बात करने लगता है, समुदाय में बाकी के प्रदर्शन की सेवा के लिए, जबकि अच्छा व्यवहार विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन सुनिश्चित करता है। लेकिन ये पैरोल के बारे में बात थी। परिवीक्षा की बात अगर हम करें तो अनुमति आपको केवल कोर्ट देता है। मैं ये पहली बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ आप लोगों को, जब भी आप लोगों ने पूछा है पैरोल और परिवीक्षा के बारे में, तब भी बताया हूँ। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। तो बी केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, केवल बी ही सही है, बाकी सारे के सारे गलत जवाब हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, स्पष्ट हुआ? यस सर। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर आ गया अगला 23 नंबर का। कह रहा है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति दो स्वाभाविक माध्यमों से व्याख्या की गई है, बताइए कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर अपशिष्ट कल्याण मॉडल। अपशिष्ट कल्याण मॉडल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि देखिए जो सामाजिक नीति औद्योगिक के संबंध में है, यहाँ पे उद्योग और औद्योगिक नगरीकरण की बात होगी। और जो यहाँ पे अवशिष्ट कल्याण मॉडल है, ये बेसिकली व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो स्वाभाविक माध्यमों का प्रयोग करती है ये। और अगर हम बात करेंगे, यही आपका ऑप्शन सही होगा, निष्पादन में तो कार्य का निष्पादन की ही बात करेगी वो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो केस वर्क हो। अगर हम बात करें सामाजिक नीति में पुनः संवितरण मॉडल के बारे में, संवितरण मॉडल के बारे में, मतलब एक बार से यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो है रिहेबिलिटेशन की बात करता है, यानी पुनर्वास की बात करता है यहाँ पर सामाजिक नीति। मतलब कोई मॉडिफिकेशन आपने देखा होगा, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं तो उसको मॉडिफाई किया जाता है। जैसे नरेगा पहले था, फिर 2 अक्टूबर 2009 में क्या हो गया, मनरेगा हो गया, है ना, उस तरीके से। तो यही वही चीज़ यहाँ पे दी गई। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल सेकंड वाला यहाँ पे सही माना जाएगा, 223 का। W.F. गोसेट ने विकसित किया था। देखो अभी मैंने बताया भी है, आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र भी किया था, तो आप लोगों ने बताया, तो मैंने कहा कि W.M. गोसेट जो हैं, जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था S. गोसेट, है ना, सेली गोसेट, विलियम सेली गोसेट। टी परीक्षण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ही याद रखिएगा, 1908। और यू टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मान विटनी का नाम आता है। आज मैंने साथ थोड़ा सा चर्चा भी किया था इनके बारे में 1947 में। लेकिन इससे पहले भी एक विद्वान ने, जिसका नाम था जो है विल्कोक्सन ने 1945 में किया था, और 1947 में 45 में किया था, और 1947 में अगर हम बात करें मान विटनी ने किया था, ठीक है, याद रखिए। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसी का नाम आता है, किसका नाम आता है, विल्कोक्सन का नाम आता है। जड़ परीक्षण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये फिशर के द्वारा दिया गया है 1986 में। सांख्यिकी के महत्व का परीक्षण करते करते अगर हम बात करें तो यहाँ पर समान वितरण की बात करता है, व्यापक होता है, आप लोगों को अभी मैंने चर्चा भी किया था, और ये आया था 1986 में। और काई स्क्वायर की बात करते हैं, आप लोगों को तो मालूम है 1900 में आया था, कार्ल पियर्सन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और एक कीवर्ड्स इसका केवल याद रखिए आप सभी लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता है काई स्क्वायर, फ्रीडम। ये प्रश्न भी आया हुआ है ना, तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25, आत्म चेतन या आत्म जागरूकता, बात दोनों एक ही होता है, चेतन का मतलब जागरूकता होता है। आप जानते हैं, क्या आप सामाजिक तुलनाओं के प्रतिबिंब पर आधारित स्वमूल्यांकन की बात करेगा? बिल्कुल नहीं, ये बेसिकली स्वाभिमान की बात करता है। और जहाँ सोच, भावना, क्रिया का संबंध सचेतना से हो, वो क्या हो जाएगा, आत्म जागरूकता की हो जाएगी। आत्म अगर हम बात करेंगे सम्मान की बात, तो नैतिक और आधारभूत मानकों के द्वारा श्रेणीबद्ध व्यवहार और क्रियाओं का मूल्यांकन का एक स्वाधारण है, ये आपका आत्म सम्मान बन जाएगा। आत्मविश्वास स्वयं की धारणाओं के संबंध में आंतरिक रूप से संगत भावनाएं होती है, वो आत्मविश्वास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 1 का 2, 2 का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन डी, यही करेक्ट वैसे है। सर आत्मसम्मान हमेशा, ये जो ऑप्शन ए में लिखा है ना, हमेशा आत्मसम्मान का यही रहता है, इसमें दिया नहीं। सामाजिक तुलना के प्रतिबिंब पर आधारित स्वमूल्यांकन होगा तो स्वाभिमान होगा भाई, इसमें क्या आत्मसम्मान है? मैस्लो का, हाँ सर, मैस्लो का ये आत्मसम्मान का ही है, लेकिन इसमें नहीं है ना। अभी आप बताइए क्या है, आप इससे स्पष्टीकरण है कि स्वाभिमान सामाजिक तुलनाओं के प्रतिबिंब पर आधारित स्वमूल्यांकन हो सकता है? मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज हुआ, अच्छा, क्या चीज़ लेकर कंफ्यूज हो आप बताओ। क्योंकि मैंने आत्मसम्मान का 100 टाइम यही पढ़ा है कि वो सामाजिक तुलनाओं के प्रतिबिंब के रूप में स्वमूल्यांकन जब होता है, सामाजिक आधार पर जब हम अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो आत्मसम्मान, ये मैस्लो की है, पर इसमें नहीं दिया। स्वाभिमान, देखिए मेरी बात सुनिए आप सभी लोग, स्वाभिमान आपको मैं बता दूं सिंपल शब्दों में है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो ये
स्वाभिमान एक प्रकार से बोलता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। आप कह सकते थे भाई वहाँ पे इंग्लिश में कि चलो आत्मसम्मान को रिप्रेजेंट आप वहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान के अगर हम उसके बारे में समझें तो वो सिंपल सी बात बताता है कि स्वयं के महत्व से स्वाभिमान आता है और स्वाभिमान से आत्म सम्मान आता है। लेकिन जब सामाजिक तुलनाओं के प्रतिबिंब पर आधारित स्वमूल्यांकन होगा तो स्वाभिमान ही होगा, उसमें आत्मसम्मान होने की बात ही नहीं होगी। आत्मसम्मान तो आपको कहता है नैतिक मूल्यों की रक्षा करेगा और उसमें आत्म सम्मानी निर्धनता से निर्हस्ताहित करने की बात करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वाभिमान तो अपनी जाति, धर्म, राष्ट्र आदि का अभिमान की बात करता है, ये अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अभिमान की बात करता है, आत्मगौरव की बात करता है। कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करिए, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें भी यही सही होगा। तब और कोई कहीं सही होता है क्या? जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उसी पे आप चले, ठीक है। आगे देखिए, समाज कार्य की अवधारणाओं को उनके उदय के काल क्रमानुसार दर्शाइए। क्रमानुसार देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं रेडिकल सोशल वर्क में तो राय बेली और माइक बेक का नाम आता है, आप लोगों को मालूम होगा 1975 में। आप जब सोशल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो आपका नाम आता है 1917 में मैरी रिचमंड का। 1917 में मैरी रिचमंड का। जब हम बात करते हैं एकीकृत उपागम के बारे में तो आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझिए। जब उपागम आता है तो जॉनसन का नाम आता है, इंसेनबर्ग का नाम आता है 2002 की क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर। जब हम एकीकृत चिकित्सा की बात करते हैं तो कार्ल रोजर्स का नाम आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जब हम बात करते हैं एकीकृत चिकित्सा के अंतर्गत ही तो आपने एक नाम और लगाया था एक जगह ऑप्शन में, मैक गाग्रेड का नाम याद आ रहा है किसी को? मैक गाग्रेड का नाम। और आपको बता दूं एकीकृत ही चिकित्सा के अंतर्गत ही राल्फ टायलर ने 20वीं शताब्दी में भी भूमिका देखने को मिली थी। तो ये प्रश्न आपका जो दिया गया है ना, ये 20वीं शताब्दी का है और ये बात यहाँ पे अगर हम बात करें तो राल्फ टायलर का है, यही आया है यहाँ पर, यही पूछने का कॉन्सेप्ट है इसका, ना कि कार्ल रोजर्स, मार्क गाग्रेड, जॉनसन, ठीक है। मनो परिस्थिति उपागम की बात करेंगे तो परिस्थितिकी उपागम जो है आप लोगों को बता दूं फ्रेड डब्ल्यू रिश का नाम आता है, आपने सुना होगा। द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में, नाम आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, यही आपका नाम बताया जो आपने, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली इसने जब दिया, फ्रेडरिक्स ने नए स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए इसने 3 पद्धति दी थी। 3 पद्धति, एक था परिस्थितिकी उपागम, जो दूसरा था संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, जो तीसरा था आदर्श प्रतिमान। 3 पद्धतियां और प्रतिमानों को व्यवस्थित करके इसने प्रयोग किया फ्रेडरिक्स ने नए स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए। ये 3 चीज़ों को उन्होंने प्रयोग किया। अब आप सोच रहे होंगे परिस्थितिकी है क्या? इकोलॉजी शब्द सबसे पहले जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा सन 1950 से पहले परिस्थितिकी के अध्ययन का प्रयोग केवल विज्ञान के अध्ययन में ही किया जाता था, परंतु अब हम लोग देखते भी हैं कहाँ, सोशल वर्क में भी। प्योर फैक्टर देखते हैं, वायु जल मृदा प्राकृतिक कारक इत्यादि चीज़ों के बारे में। सोशल फैक्टर देखते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक दर्शन धर्म एवं खेल इत्यादि कारकों को शामिल करते हैं सामाजिक कारक में। तो ये परिस्थितिकी के 2 कारक बताए गए जिसके अंतर्गत ये बातें आती हैं, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो लोक प्रशासन में सबसे पहले अगर हम बात करें
तो एमगॉस ने प्रयुक्त किया। और 1947 में और प्रशासन पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों के समर्थन की बात किया तो रॉस्को मार्टिन ने 1952 में, और फेडरिक्स ने 1961 में द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्येक समाज संरचनाओं की 5 कार्यात्मक विशेषता बताई। एक था राजनीतिक, दूसरा था आपका सामाजिक, तीसरा था आपका ऐतिहासिक, चौथा था आपका आर्थिक, पांचवा था आपका वैचारिक। ये 5 चीज़ों के बारे में बात किया था फेडरिक्स ने, याद रखिएगा आप सभी। यही आपको रिप्रेजेंट करना आता है परिस्थिति उपागम में। अब इस प्रश्न ने पूछा है काल क्रम के अनुसार दर्शाना है, आप काल क्रम के अनुसार दर्शाना है। आपको बता दें यहाँ पे कालक्रम अगर हम बात करें तो ऑप्शन में देख लीजिए, पहले आएगा आपका 17, ये परिस्थिति की माल जो आया था पहले 1917 आएगा, फिर उसके बाद 1961 आएगा, फिर 1975 आएगा, फिर 20वीं शताब्दी आएगी। बी ऑप्शन, बी, डी, फिर ए, फिर 20वीं शताब्दी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी, दूसरा ऑप्शन, क्रमानुसार बी बन रहा है। ठीक है, बी बन रहा है ना, बी में सी आ रहा है, एकीकृत 20वीं शताब्दी हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाना चाहिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन। गैर सरकारी संगठन कौन बना सकते हैं? व्यक्तियों का निकाय बना सकता है, अपने कर्ता के माध्यम से हिंदू आविकता परिवार और एक संस्था भी। ABC तीनों बना सकते हैं। सही है आपका पहला। समाज कार्य विधि में एकीकृत समाज कार्य प्रणाली, देखिए एकीकृत समाज कार्य प्रणाली है ये पिंकस मिनहम का है, पिंकस एंड मिनहम का है, और ये अवधारणा 1973 में आई थी, 1973 में। मौजूदा सीमाओं के प्रतिक्रिया में से कौन सा मॉडल विकसित किया था? तो ये पिंकस मिनहम मॉडल का है। ये तो वही आ गया, उत्तर ही आ गया इसमें, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। लोगों का सक्रिय भागीदारी पिंकस मिनहम का है। सोशल वर्क प्रैक्टिस मॉडल एंड मेथड यही कहलाती है एकीकृत समाज कार्य प्रणाली, जो 1973 में आई थी। टास्क सेंट्रल मॉडल की बात करते हैं 1970 में विलियम रीड एंड एप्स्टीन मॉडल का लोरा का नाम आता है। कब? 1970 में। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो एरिन बेक का नाम आता है 1907 में, लेकिन आपको ध्यान रखना है अल्बर्ट एलिस का नाम। अल्बर्ट एलिस की अगर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे CBT का नाम आता है। हाँ, अगर हम जब CBT की बात करते हैं तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि अल्बर्ट एलिस हैज़ बीन वर्किंग ऑन सिमिलर आइडियाज़ सिंस द 1950 में। ठीक उसी तरीके के आइडियाज़ जिसने एरिक बेक ने जब 1960 में दिया, वही प्रतिक्रिया हालांकि सबसे पहले 1950 के दौरान यूज़ किया था अल्बर्ट एलिस ने, लेकिन उसका नाम उसने रखा था REBT। ये है अल्बर्ट एलिस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बोला था। तो ये आया आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, तो यहाँ पर बना 1960 एरन बेक का। सोल्ज डेलिज्म जो है, डेलिस मॉडल की बात अगर हम करें तो ये फ्रांस हर्मन के द्वारा सन 1885 में दिया गया था। 58 था, 85 नहीं था, 58 था। 1885 में दिया गया था फ्रांस हर्मन। सही जवाब ऑप्शन नंबर। देखिए ये प्रश्न सन आप लोगों ने सुना भी होगा 1601 एलिजाबेथन पुअर लॉ, उससे संबंधित है।
जो है सामर्थ्य निर्धन, कार्य गृह और सुधार गृह में रखे जाएंगे, यस। अक्षम निर्धन भिक्षागृह के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। निर्भर बच्चे उनका ध्यान रखने के लिए तैयार व्यक्ति, और निर्धन बच्चे माता पिता और अन्य नातेदारी के घर अथवा निर्धन गृह में रखे जाएंगे। आपका ऑप्शन यहाँ पे सीधा सीधा सब मैच हो रहा है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर पहला करें, ये आपका सही हो जाएगा। 30 देखिए, प्रणालियां हैं आपके सामने, ये उचित क्रम में बरतन। देखो यहाँ पे क्रम नहीं है, कालक्रम, कालक्रम नहीं है, आपका उचित क्रम है। तो परिवर्तन अभिकर्मिक प्रणाली पहला होगा आपका, ये सही है। पहले आप परिवर्तन अभिकर्मिक प्रणाली को संचालित करेंगे, मतलब आपने नीड को देखा यहाँ पे। बेसिकली परिवर्तन की जो प्रणाली बताती है वो नीड को बताती है, मोटिव को बताती है, ठीक है। प्रेरक, प्रणोद इसको बोलते हैं, प्रणोद प्रणाली। और फिर उसके बाद आपने सेवार्थी प्रणाली को यूज किया, यानी क्लाइंट के बारे में आपने सोचा। फिर उसके बाद आपने लक्ष्य को डिसाइड किया, फिर आपने उसको क्रिया को डिसाइड किया। जब आप लास्ट में क्रिया करने लगते हैं, एक्शन, तो आपका यही सही हो जाएगा, 1 2 3 4, हैं, यही सही होगा। ABCD देखो कहीं है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, हाँ 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा, 3rd वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपने ये प्रश्न तो सुना ही होगा, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, चार्ज लगा देना निधि। अगर हम बात करें कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अधिसमयन से पूर्व की प्रकरण विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कब? चलो, प्रश्न यहाँ पे पूछा है पूर्व की। अब सुनिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जो अधिनियम है वो 2013 के, आप जानते हैं, 9 दिसंबर 2013। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि इसका जो उद्देश्य है ये यही है कि भाई रोकथाम करना, निषेध करना और निवारण को स्पष्ट करना, और उल्लंघन के मामलों में पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए ही ये कार्य करता है, ये भी आप जानते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में 13 अगस्त 1997 में विशाखा अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा दिशा निर्देश निर्धारित किए गए, और यह निर्णय लिया गया था JS वर्मा उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्हीं के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी विशाखा दिशा निर्देशन का। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रख लीजिएगा सभी लोग, 13 अगस्त 1997। MC मेहता वर्सेस भारत संघ, ये दिल्ली में श्री राम फ्रूट एंड फर्टिलाइजर से लिमिटेड परिसर से एक गैस रिसाव के बाद उत्पन्न हुआ था 20 दिसंबर 1986 के बाद। और ये जो बनाया गया MC मेहता वर्सेस भारत संघ, ये बेसिकली जो भोपाल गैस त्रासदी आई थी 2 दिसंबर 1984 को, उस समय मिथाइल आइसोसाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड परिसर में गैस रिसाव जो हुआ था, उसके लिए ये बेसिकली चलाया गया था एक प्रकार से संघ, जो वर्सेस से जो कार्यस्थल पर बात करता था, मेथड या विधि की बात करता था, ये फूड को लेकर था, फर्टिलाइजर से संबंधित। 20 दिसंबर 1986 को, 20 दिसंबर 1986 SR बॉम्बे वर्सेस भारत संघ था। ये जो था 11 मार्च 1994 का था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
अनुच्छेद 356 और इससे जुड़े विविध प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा पर चर्चा ये एस.आर. बॉम्बे और भारत संघ के तहत किया गया। राजामल वर्सेस जयविलास मोटर कंपनी, तो ये मोटर कंपनी से संबंधित था। तो 26 जून 1968 को था, ये 1968 को था। पहले आया कौन सा था जो जो कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न की बात करता था? वो था विशाखा। इसमें से 3 नहीं थे, ये तीनों अलग अलग थे। ये फूड पे था, ये कंपनी मोटर कंपनी पे था, ये किस पे था? जो बॉम्बे वाला था, बॉम्बे वाला अनुच्छेद से था 356 के। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो प्रश्न आसान है, 32 भी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समाज सेवा, समाज सेवा बेसिकली असहाय की सहायता करता है, वही समाज सेवा कहलाती है। समाज कार्य, समाज कार्य जो है स्वयं की सहायता करने के सिद्धांत के आधार पर समस्या समाधान की सहायता करना, ये बन जाता है। समाज सुरक्षा, समाज सुरक्षा जो है आकस्मिक परिस्थितियों से बचाव की बात करता है। समाज सुधार पारंपरिक संस्थाओं का उन्मूलन और जीवन के नौ प्रतिरूपों को देखने की बात करता है। यही ऑप्शन मिला दीजिए, जो मिलेगा वही सही हो जाएगा। कौन सा गया? ऑप्शन 2 1 4। ओके, बी इज द राइट आंसर। अवसाद तो जानते ही होंगे, अवसाद के लक्षण डिप्रेशन। भाई सामाजिक जो है निवर्तन आपका अवसाद बताता है, मतलब अभिन्न अंग करना, अभिन्न व्यवहार करना। और निम्न आत्मसम्मान, मतलब निम्न आत्मसम्मान भी होगा, थकान भी होगा, भूख में कोई ये गलत है। हाँ ये गलत है, हाँ ABC होगा डिप्रेशन से। ऑप्शन नंबर 2। सर इसमें ऑप्शन डी अगर है तो भूख कम हो जाती है ना, ये ऑप्शन सही होता है। अरे कुछ परिवर्तन नहीं तो गलत ही है ना। भूख में कोई परिवर्तन नहीं, ये तो गलत ही है, लेकिन अगर कम हो जाती है लक्षण तो अगर आप कह रहे हैं। और क्या भूख ज़्यादा लगेगी तो नहीं कह सकते हैं आप डिप्रेशन में हो जाए? हाँ सर, वो निम्न हो जाता है तो हर चीज में उसके मतलब कमी आ जाती है, तो भूख में भी परिवर्तन अरे हो भाई जाता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी डिप्रेशन व्यक्ति को तो खाना भी तो बहुत खाता होगा, एनोरेक्सिया भी तो देखने को मिल सकता है, तो वो ज़्यादा भी तो खा सकता है, लक्षण तो ये भी हो सकता है। अवास्तविकता को तर्क मैडम कोई जो है वास्तविकता नहीं बताता, मतलब अतार्किक चीज़ें तर्क करो। भूख में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब है कि भूख उसका लेवल में है, ठीक कोई अवसाद को नहीं बता रहा। अगर आप भूख कम भी बताएंगे तो बुलिमिया जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भूख ज़्यादा बताएंगे तो आप एनोरेक्सिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लक्षण के हिसाब से सोच रहे हैं तो वहाँ पे ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि भूख तो उच्च भी हो सकती है, भूख तो उच्च भी हो सकती है डिप्रेशन वालों के लिए। तो उच्च निम्न दोनों बोलो तो ऐसा मैं कहता कि भाई चलो आपके लक्षण ये हो सकते हैं डिप्रेशन, उच्च और निम्न, क्योंकि यहाँ पे तय नहीं किया गया है ना, तो इसलिए आप डी को ना लगाएं, ऑप्शन नंबर ABC को ही लगाएं, यही उचित है ऑप्शन आपका, है ना। UGC ने सोचा था अगर भूख को लगा देंगे ना तो बुलिमिया जैसे शब्दों को देना शुरू कर देगा वो। ये प्रश्न को देखिए, हिंदी का प्रश्न इंग्लिश में आ गया, है ना। आपने नाम सुना सर्वहारा? इस शब्द को बोला जाता है सर्वहारा, और इसी को हम 2 शब्दों से जानते हैं, एक पूंजीपति भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बुजुर्वा। यस, 11वीं शताब्दी में आए थे, 11वीं शताब्दी में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मैक्स वेबर है, कौन? मैक्स वेबर नौकरशाही, प्रोटेस्टेंट नैतिक पूंजीवादी की भावना को लेकर 1905 में, और सामूहिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत 1922 में, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी 1922 में। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है?
सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मॉडल दिया है विट्रो ने, याद रखिए क्रिया का सिद्धांत। अच्छा, एम.एन. श्रीनिवासन भाई, आप द रिमेम्बर्ड विलेज 1978। आधुनिक भारत में समाज कार्य सोशल वर्क इन इंडिया, मॉडर्न इन इंडिया सोशल वर्क 1963। भारत का समाज संरचना 1969। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवासन। बोगार्ट्स सामाजिक दूरी का मापन 1959। सामाजिक मनोविज्ञान का मूल तत्व 1924। सामाजिक विचार का विकास 1960, है ना, याद रखिएगा ये बोगार्ट्स का। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संसाधन, अब यहाँ पे सोचना है आपको संसाधन जुटाने को लेकर। बताइए जरा, सवाल आपको कम्युनिटी नहीं दिया गया है, इसलिए दिमाग लगाइएगा तीनों को सोच के, प्राथमिक प्रणाली को। आप संसाधनों की पहचान करने का कौशल, क्या आप संसाधन जुटाने में निम्न में से कौन से कौशल अनिवार्य मानेंगे? क्या इस कौशल को अनिवार्य मानेंगे कि संसाधनों की पहचान करने के लिए कौशल संसाधन जुटाना चाहिए? ठीक है। परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्या आपको संसाधन जुटाना चाहिए? बिल्कुल। क्या आप देशी संसाधनों का पता लगाने के लिए कौशल को संसाधन जुटाना चाहिए? हाँ। क्या आप केवल, अब देखो, ये गलत। केवल नकदी संग्रहण का क्षमता, ऑप्शन गलत। आपका ABC किसी बच्चे ने बोला था अभी, बहुत बढ़िया जवाब दिया था भाई आपने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया था आपको। बहुत आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36। अंतःरोपण, अंतःरोपण जानते हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर, अंतःरोपण चिकित्सा की गतिशीलता बताती है, परिवार के मामले के रूप में परामर्श और सुरक्षात्मक सेवा की बात करती है अंतःरोपण। और ये बात आया था 1946 में, नोट कर लीजिए जस्सी ट्राफ्ट का नाम। 1933 में समाज अन्वेषण तो पता है, सोशल डायग्नोसिस वाला ही क्रिया है ये, 1917 वाला। और समस्या समाधान प्रतिमान जो है पार्लियामेंट का है 1957, नोट कर लीजिए 1957। कार्य केंद्रित प्रतिमान विलियम रीड और लोरा। हाँ, मिला दीजिए अब। दो करेक्ट कर लो, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्या सॉल एलेंस्की के मॉडल ऑफ सोशल एक्शन का भाग नहीं? देखिए, भाग नहीं है, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 37 है, आपसे पूछा है भाग नहीं है। आपको बता दूं कि ये संस्थापनाओं के प्रधान पर आक्रमण करने की बात, अभी आप समझेंगे क्या है ये, और क्रोध और घृणा का भाव उत्पन्न करना और सत्ताधारी व्यक्ति को बर्बाद करना। यहाँ सॉल एलेंस्की का जो मॉडल था वो मॉडल ऑफ सोशल एक्शन में भाग बताया नहीं था, तो साध्य के साधन के न्यायोचित होने के लिए नहीं था। ये बेसिकली कट्टरपंथियों के लिए नियम बताए थे उसमें, और ये नियम 1971 का था। आपको बताओ, रेडिकल के लिए जो खुलासा हुआ था वो 1946 में किया था, और यथार्थवादी कट्टरपंथियों के लिए जो 13 रणनीति बताया था, 13 रणनीति, ये पूछा जा सकता प्रश्न, सॉल एलेंस्की का है 13 रणनीति, उसी में से ये 3 रणनीतियाँ आई हैं, यही रणनीति नहीं थी, ठीक है। और सबसे उत्पीड़ित और शोषित तत्व अपने स्वयं के समुदाय और अपने स्वयं के भाग्य पर नियंत्रण कर सके, वही सॉल एलेंस्की का मॉडल ऑफ सोशल एक्शन है, वही है।
बात यहीं समाप्त नहीं हुई है। इसमें समुदाय को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा है, ना कि सामाजिक जीव के रूप में देखा है। किसमें देखा है? राजनीतिक के रूप में देखा है। यह पड़ोस को बिजली प्राप्त करने के लिए सक्षम संभावित शक्ति आधार के रूप में देखा है। सामुदायिक आयोजक की भूमिका समुदाय को शक्ति के संदर्भ में समस्या को समझने में मदद करता है ये, और समुदाय को संगठित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाते हैं। पड़ोस की समस्या को हमेशा सत्ता का अभाव के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए सत्ता व्यक्ति को बर्बाद भी कर देता है। इसलिए सत्ता संबंधों और नेतृत्व की समानता की समस्या को सामना भी करता है, उसके बारे में जानकारी भी देता है। सोलेंस्की का मॉडल सोशल एक्शन का नहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आदिम संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1871 में एडवर्ड बर्नेट टाइलर आदिम संस्कृति के बारे में बात किया है, और ये जनजाति से है। मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, आय। यहाँ पे देखो, नहीं आय भी है, यहाँ आय है। मैंने एक प्रश्न करवाया था, उसमें आय के बारे में मैंने आय नहीं, या तो आप ही लोग मुझे पढ़ा दीजिए। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, आय आपको देखने को मिल सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है। आप उसको ध्यान दें, आप ध्यान से समझें मेरी बात को, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो तुलनात्मक माप की बात करेगा मैम, HDI के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा भी है, शिक्षा भी है, प्रति व्यक्ति आय संकेत का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक भी है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तर में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। इसलिए आपका आय भी शामिल है, रहन सहन भी शामिल है, और साक्षरता और जीवन प्रत्याशा भी शामिल है। ये चारों बातें शामिल हैं आपकी। आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न को ड्रॉप किया गया था क्योंकि इसमें ABC सही भी है और ABD भी सही है ना, ABD भी सही है। बात को ध्यान रखिए, इसलिए कॉमन नंबर इसको किया गया था, सभी लोगों को 2 नंबर जो है कॉमन दिया गया था। जो बच्चे A को लगाए थे उनको भी 1 नंबर मिला था, जो बच्चे 2 को लगाए थे उनको भी 1 नंबर दिया गया था। C भी सही हो जाएगा, ACD की बात करें, BC भी सही हो जाएगा। लेकिन आपको बताओ, बेसिकली आयोग ने यही 2 ऑप्शन को उठाया था, बाकी C और D को नहीं लिया था। इनको इन लोगों ने जो गलत किया था जवाब, जिन्होंने C को लगाया रहा होगा, जिन्होंने D को लगाया होगा उनको नंबर कट गया होगा, उनका 2 नंबर कट गया होगा। जिन्होंने A लगाया था, B लगाया था, उनको नंबर मिला था इन दोनों में से। जमीनी स्तर पर संगठनों का गोलबंद करना आपको रिप्रेजेंट करेगा समाज वकालत का। हाँ, समाज के आधारभूत मूल्यों को परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो ये सामाजिक सुधार को, जन समस्याओं को जन सहायता देने समाधान की बात करेगा, सामाजिक क्रिया, जन समस्याओं जन समाधान, समग्र समाज का विकास, सर्वोदय, है ना। ये तो मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन गया। दूसरा करेक्ट जवाब। ये प्रश्न बहुत अच्छा भी आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोल रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि कृषक और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण विधेयक 2007 निम्नलिखित में से किसकी पहल किया था? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आपको बता दूं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो आता है यहाँ पे 1953 वाला, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
समाज कल्याण मंत्रालय की बात अगर हम लोग जब करते हैं कभी भी, समाज कल्याण मंत्रालय की जब बात हम कभी करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? समाज कल्याण विभाग, यही केंद्रीय केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ये आप यहाँ पे मत लगाइए, यहाँ पे आप डिसेबिलिटी को आप रख लीजिए। जितने इंस्टीट्यूट हैं 9 जो आपके जो एजेंसियाँ हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, उनके बारे में यहाँ पे आप रख लीजिए। यहाँ पे आप केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को रखिए, ठीक है। और विदेशी और न्याय मंत्रालय की बात करेंगे तो चार्टर एक्ट पता है आपको? चार्टर एक्ट 1833 वाला चार्टर एक्ट जो इसने लागू किया था। और संसदीय कार्य प्रणाली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1949 में आया था, 1949 में आया था ये वाली। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा, 4। सेवार्थी कार्य संबंध का सिद्धांत बताइए। देखिए सेवार्थी कार्य के संबंधों का व्यक्तिकरण का सिद्धांत होगा, हाँ सर। नियंत्रण भावनात्मक का संबंध होगा, हाँ, स्वीकार होगा, चारों। हाँ, गोपनीयता होगा। यानी आपका ये चारों के चारों सही है। तो ये देख लीजिए OBC ABCD कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में है। 2 में है, 2 करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है 2022 में भी पूछ लिया आप लोगों से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति राहत का उपबंध करता है? देखिए आपको, आर्टिकल 52। हाँ अगर हम बात करें तो इसमें 3 बातें हैं। इसमें 3 बातें हैं। एक बात क्या है आपकी, एक बात अगर हम बात करें काम को न्याय संगत, काम की न्याय संगत, ये भी सही है। दूसरी बात मनोचित दशाओं का बात जब करता है तब भी 42 आता है, मनोचित। और अगर हम बात करते हैं तीसरा प्रसूति राहत तो भी आता है 42। 41 क्या आता है? 41 काम 41 क्या आता है? कामगारों को अधिकार दिया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार ना? ये दशाओं नहीं आता। हाँ सर, लोक सहायता। लोक सहायता नहीं, काम आएगा मैडम, कुछ दशाओं में काम करने के लिए। 47 देख लीजिए, बताइए। पोषण आहार स्तर से संबंधित जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोक स्वास्थ्य सुधार की बात करना, से कर्तव्य की। 43 कार, हाँ कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। सबसे सरल प्रश्न, प्रति 100 भाग प्रतिशत बोलिए। हाँ अच्छा, अगर हम बात करें संपूर्ण के सापेक्ष तुलना का विआचरणीय संख्या वो समानुपात कहलाती है, और एक दूसरे के सापेक्ष उसके आकारों को इंगित करने वाली 2 या अधिक संख्याओं का तुलना अनुपात यानी रेशियो। परिवर्तित और विस्तारित फैलाव परास। ऑप्शन नंबर हाँ सब 3 ऑप्शन सी। व्यक्तिगत समाज कार्य में प्रकारात्मक उपागम का विकास किसने किया है? फोटो रैंक। ऑटो रैंक। ऑटो रैंक द मेथ ऑफ द बर्थ ऑफ द हीरो 1909 में किताब लिखा था। द ट्रॉमा ऑफ बर्थ 1929 में लिखा था, इंपॉर्टेंट है। कला और कलाकार 1936। विल थेरेपी 1930। ट्रूथ एंड रियलिटी 1936 है ना। पर्सनालिटी थेरेपी 1930 है ना। बोलो। अच्छा बताइए जरा, एक्टिव लिसनिंग किसने कहा है?
कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स कब? 1957। 1957। जस्सी ट्राफ्ट, जस्सी ट्राफ्ट बताइए जरा, जस्सी ट्राफ्ट किस चीज़ के बारे में बात करता है? फैमिली काउंसलिंग की बात करेगा? सर अभी आया था ना ऊपर भी। हाँ, अभी ऊपर भी एक सवाल आप लोगों को जो है अभी अभी जैसे डॉक्टर हाँ अंत्यारोपण के बारे हाँ, में 46 बताया। अंत्यारोपण की बात किया गया था। अंत्यारोपण जस्टी क्राफ्ट 1946 46 परिवार के मामले के रूप में परामर्श और सुरक्षात्मक सेवा देने की बात भी करता है इसी की द्वारा। फैमिली थेरेपी इसी की आती है, जस्सी ट्राफ्ट की आती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेडी है ये, है ना। पर और ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इन सारी चीज़ों को। कार्यात्मक का अभिगम जो है ना, इसका जो अभिगम है ये, इसके विकास में भी इसकी भूमिका है, इसके विकास में भी इसी की भूमिका हमें देखने को मिली है जस्सी ट्राफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अच्छा, बात करते हैं गार्टन हैमिल्टन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क 1940, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क 1940, और साइकोथेरेपी इन चाइल्ड गाइडलाइंस 1947, स्केलिंग इन अ नटसेल 2013, गार्टन हैमिल्टन, है ना। टालकाट पार्सन्स, द सोशल सिस्टम 1951, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937, सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी 1971, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एंड पर्सन 1964, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस 1955। कितना सारी चीज़ें बता रहा है। सोशल सिस्टम 1951, सारी चीज़ें, सोशल एक्शन। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। समुदाय संगठन की प्रक्रिया में चरणों को व्यवस्थित करिए। चरण बताइए भाई, चरण आप क्या बताने वाले हैं? आप कहोगे आवश्यकता की पहचान करना, फिर आप कहेंगे कि आवश्यकता का प्राथमिकता दे दो, फिर नहीं, फिर यहाँ पे संसाधन की खोज हो जाएगी। हाँ ठीक ठीक, गुड। फिर कार्यक्रम का निर्माण हो जाएगा। ABDC, किसी में नहीं है? अच्छा, पहले में तो है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम का ढांचा फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से कौन प्राप्त है, जिसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था? अधिकार का था, है ना। 100 दिन का रोजगार देता है ना। प्रतिदिन 220 रुपये देता भी है। संसद द्वारा इसको जो लाया गया था 2 फरवरी 2006 को लाया गया था, 6 को। ये अगर हम बात करते हैं जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लेकर 2005 की बात होती है। 2006 में इसको शुरू किया गया और इस योजना का नाम नरेगा था। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था राजस्थान में। सही है गलत? हाँ सर, कुछ किलोमीटर चालू है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये एक प्रकार का अधिकार है, ना कि बीमा, ना कि कल्याण, ना कि सहायता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या है? 46 का सर, 46 देख लीजिए, ए वाला सही है। ठीक है सर, हाँ जी ठीक। ये देखिए, निम्नलिखित में से क्या कल्याण सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन कितने लोग जानते हो? जिसमें दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, उस कल्याण सेवा के क्षेत्र के आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी, सेकंड, राइट। व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा, उच्चतर हायर एजुकेशन भी नहीं होगा, तकनीकी एजुकेशन। कल्याण के लिए केवल यही है, सेकंड वाला। प्रसिद्ध देखो, ये
ये अपवाद है। एक प्रश्न आया था, जैसे 2021 में कौन सा आया था, वो पहला प्रश्न कौन सा था भाई? 9,000। की उत्पत्ति कहाँ से? हाँ, 9,000 की उत्पत्ति ना। हाँ, ये भी एक अपवाद है। साज वतन मुंशी प्रेमचंद। हाँ, तो ये हिंदी नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, है ना, इसलिए इसको आप अपवाद है ये। अच्छा, अगर रिपीट कर देता है ये पेपर में यही सवाल दोबारा से, तो लोग सोचने लगेंगे, हिंदी भी पढ़ना शुरू कर देंगे कुछ विद्वान के लेखकों के। लेकिन रिपीट नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, है ना। ये सवाल फ्रायड ने बताइए जरा चरणों के बारे में, फ्रायड के। आज का लास्ट सवाल। तो पहला आएगा मो ACBDE ए या नहीं, ऐसे नाम बोलो ना, पहले ए आएगा मौखिक, मौखिक, उसके बाद गुदा गुदा आएगा, फिर उसके बाद फिर लैंगिक लैंगिक आएगा, फिर काम प्रसूति काम प्रसूति, फिर उसके बाद ए। चलो अब लगाओ, ऑप्शन लगाओ, ACBDE, ऑप्शन नंबर सी ना। ऑप्शन 3 हाँ, 3 सही जवाब। चलो बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने यहाँ तक, शायद आप लोगों का जो प्रश्न था वो म्यूट भी था, आप लोगों ने देख रहे थे जो वीडियो में, शायद यहाँ तक कवर हो गया आप लोगों का। चलो 2 दिन की बात है, ये भी कवर करा देंगे। आज 50 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, कल यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये भी चीज़ें करवा देंगे, है ना। बहुत सरल प्रश्न है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। सर वो जो जेरेंटोलॉजी है ना